तमिलनाडु के कूनूर में हुए हादसे से पूरा देश हिल गया है। हर कोई सीडीएस बिपिन रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी बीच एक खबर आई है कि जांच टीम को मी-17 V5 हेलीकॉप्टर का डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स मिल गया है। उम्मीद की जा रही है कि ये हादसे का सच पता लगाने में मदद करेगा। अब ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले डेटा का इंतजार है। ब्लैक बॉक्स उड़ान से संबंधित डेटा और कॉकपिट में हुई बातचीत को रिकॉर्ड करता है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए हैं। फॉरेंसिक टीम लगातार घटनास्थल पर जांच में जुटी हुई है। संदीप बोल तो हमारे साथ हैं ही। ग्रुप कैप्टन MJ विनोद और मेजर जनरल AK सिवाच भी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और कमांडर कॉमोडोर JJ सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जरा संदीप बोल से जुड़ेंगे। उससे पहले ग्रुप कैप्टन MJ विनोद से मैं बात करना चाहूँगा। ग्रुप कैप्टन MJ विनोद, दो तीन चीज़ें। एक कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स से कई सारी चीज़ें जो हैं हमको डिटेल्स पता लगेंगी। रक्षा मंत्री का ये कहना कि 12:08 पर संपर्क टूट गया था। और फिर जो आज सुबह का जो वीडियो है जहाँ हेलीकॉप्टर दिखता है और जो वहाँ टूरिस्ट थे वो उसको शूट कर रहे हैं और उनकी जो बातें सुनाई देती हैं, उसमें भी अगर आप हेप्टर को देखें तो काफ़ी लो एल्टीट्यूड पर था और उसके रोटर्स जो हैं उस तेज़ी से नहीं घूमते हुए दिखे जितने कि यूजुअली एक चलते हुए हेलीकॉप्टर के रोटर्स घूमते हैं। तो क्या हम इससे कुछ अनुमान लगा सकते हैं या फिर एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर होने के नाते आप अब भी अपने अनुमान को नहीं अपने जजमेंट को अभी फिलहाल रोकेंगे और भी डिटेल्स के लिए वेट करेंगे? आनंद, हम अंग्रेजी चैनल में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कल भी हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया था इसके बारे में, जो है CFIT, कंट्रोल फ्लाइट इनटू द टेरेन कहते हैं। और एक चीज एस्पेक्ट हमने डिस्कस की थी, वो है इंटरमिटेंट इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। इसका ये मतलब है कि जब हवाई जहाज उड़ रहा होता है तो एक विजुअल क्यूज के जरिए उड़ाते हैं पायलट, उसको बोलते हैं विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। सडनली जब एक बादल या फॉग आकर के उसको एनगल्फ कर लेता है तो वो सिचुएशन में पहुंचने से पहले ही पायलट पहले इंस्ट्रूमेंट पे ट्रांसिट करता है, फिर इंस्ट्रूमेंट पे उड़ाता है। लेकिन इंटरमिटेंट जो इनएडवर्टेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन उसे कहते हैं जब पायलट को पता नहीं होता है कि एक मूविंग फॉग या मूविंग क्लाउड आ रहा है और उसको एनगल्फ कर ले रहा है। तो ये सिचुएशन में जहां तक मेरा अनुमान है, इंटरमिटेंट इनएडवर्टेंट एंट्री इनटू क्लाउड्स ही है। बट ये मेरा अनुमान है। देखिए, जो चीज को होना था अनहोनी, वो तो घट चुकी है और इसका रिपोर्ट आएगा, क्योंकि ये पूरा जो ब्लैक बॉक्स इसको हम कहते हैं, एयरफोर्स में हम लोग इसको FDR कहते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसमें हर चीज रिकॉर्ड होती है और ये सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर है इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में। ये हर चीज को रिकॉर्ड करता है। इनफैक्ट इसके जो इंजन के हर एक स्टेजेस का प्रेशर, उसका टेम्परेचर तक रिकॉर्ड करता है। एक 10,000 के करीब पैरामीटर्स को रिकॉर्ड ये करता है। कहना कि 12:08 पर संपर्क टूट गया और उसके कुछ ही क्षणों बाद ये क्रैश की बात होती है, तो कम से कम 12:12 के करीब, 12:10 सवा 12 के करीब, और मिसिंग रिपोर्ट 12:22 पर फाइल होती है। जो वीडियो हमारे हाथ लगा है जहां वेकेशनर्स इस बात की बात कर रहे हैं, तो फिर वहां पर जो आई विटनेसेस हैं उनके बयान पर, और जो वीडियो अभी आया है जो कि वहां टूरिस्ट थे जिन्होंने इस हेलीकॉप्टर को देखा, यही तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज सुबह की हैं जो अभी हमारे पास यहाँ न्यूज़ 18 नेटवर्क पर आई हैं। और वहां पर आप जो वहां टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, उनको आप कहते हुए सुन सकते हैं कि अरे ये इतना नीचे उड़ रहा है, और फिर अचानक कहते हैं ये क्रैश तो नहीं हो गया, धम से जोर से आवाज आती है। और इस हेप्टर को अगर आप देखें तो ये संपर्क टूट जाना, ये तो इसकी वजह से तो नहीं हो सकता, वेदर कंडीशन की वजह से नहीं हो सकता, और जिस तरह का वहां कोहरा है वो हवा में ये है। लेकिन इतने लो एल्टीट्यूड में ये हेप्टर क्यों उड़ रहा था? क्योंकि ये तो बहुत आराम से 18,000 फीट तक उड़ सकता है, क्लाइंब कर सकता था, और इसको उड़ाने वाले कोई नौसिखिए नहीं थे। बहुत ही जाने माने और विंग कमांडर थे, PS चौहान थे, और उसमें ऑन बोर्ड जो थे शौर्य चक्र ग्रुप कैप्टन भी थे, वरुण सिंह, जो कि अभी लड़ रहे हैं मौत से, और हम प्रार्थना करते हैं कि वो रिकवर करें। और मैं मेजर जनरल KK सिन्हा से जानना चाहूंगा, क्योंकि ये स्टाफ टेलिंग कॉलेज में ना ही पढ़ चुके हैं, पर वहां पर वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं और वहां पर कई बार आ जा चुके हैं, लैंडिंग भी की है। ये क्या इतना दूबर है इसका अप्रोच? नरसिम्हन, ऐसा नहीं है। फेयरली क्वाइट ओपन अप्रोच है। हम केवल एक साइड से करते हैं, क्योंकि ये हम उसको जिमखाना का एक ग्राउंड है जो कि गोल्फ कोर्स का हिस्सा है,
और काफी फेयरली काफी ठीक है। जो खास करके जो आपकी लेटेस्ट जो आई है, जो वीडियो आपकी क्लिप आई है, उसमें रेलवे ट्रैक में लोग वॉक कर रहे हैं। देखिए ये रेलवे ट्रैक जो कोयम्बटूर से जाता है ऊटी की तरफ, जो छोटी ट्रेन है जिसको टॉय ट्रेन कहते हैं, तो उसके अंदर में है। तो ये अप्रोच डायरेक्टली, क्योंकि देखिए ये जो जाती है ये पश्चिम की तरफ से जाती है, और पश्चिम की तरफ से जब आप खास करके कुनूर से आते हैं, और हमारे ग्रुप कैप्टन साहब जो हैं ये अभी आपके इसमें, वो भी शायद वहाँ के, उनको पूरा नॉलेज है, उस जगह का देखा हुआ है, शायद वहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी बता पाएंगे। क्योंकि उस साइड से जब आप आते हैं तो आपका जो वेलिंगटन का जो टाउनशिप है, और ये आप देखिएगा उसके बगल से होता हुआ ये अप्रोच रन जो मुझे याद है और मैं देखा हूं काफी दिनों तक, वहां से एक अप्रोच, क्योंकि उसके ऊपर में टुवर्ड द वेस्टर्न साइड में एक हिलॉक है, और उसके ऊपर में ठीक जो एक स्पर थी, उसमें मेरी बंगला था, तो मैं वहां रहा हूं 3-3.5 साल तक, और पूरे ये लैंडिंग देखी है बहुत अच्छी तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट कोई हो, क्रिटिकलिटी हो, और ये रूटीन मैटर्स थे, और बड़े अच्छे पायलट्स हैं, खुद ओसी रहे हैं। तो क्या हुआ, क्या विजिबिलिटी के कारण कोई एयर पॉकेट आ गया कि ऑल ऑफ अ सडन ड्रॉप हुआ है, ये तो वॉइस डाटा जो रिकॉर्डर मिला है, या फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो ब्लैक बॉक्स कह रहे हैं, उसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग है, उसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड्स होगा, जिसके अंदर में एयर स्पीड, एल्टीट्यूड, एयर प्रेशर, जो कॉकपिट में जो कन्वर्सेशन, वो सारा रिकॉर्डेड होगा। और परमात्मा करे ग्रुप कैप्टन वरुण आ जाएं, तो क्योंकि हमें तह तक जानी चाहिए। देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधा इस पर जाना होगा। ये किसान आंदोलन से जुड़ी खबर है, और ये तस्वीरें सिंगू बॉर्डर पर हैं, जहां किसानों के टेंट हटने लगे हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें साफ दिख रहा है कि 1 साल सिंगू बॉर्डर पर जो डेरा जमाकर बैठे किसान थे, अब घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। सारे टेंट हट रहे हैं, अपने अपने तंबू, किसान जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे, अपने अपने तंबू हटाते हुए दिख रहे हैं। कुछ देर पहले ही हमने आपको यहां अखाड़ा में ही बताया था कि केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को औपचारिक चिट्ठी भेजी है, जिसमें केंद्र ने किसानों की सारी मांगों पर लगभग सहमति जता दी है। केंद्र की ओर से भरोसा मिलने के बाद किसान संगठनों के भी तेवर ढीले हुए हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसे संकेत दिए कि जल्द ही किसान आंदोलन वापस लेने का ऐलान हो सकता है। लेकिन अब जो तस्वीरें सिंगू बॉर्डर से सामने आ रही हैं, उनसे ये साफ जाहिर है कि अब किसान सिंगू बॉर्डर से हटने लगे हैं। जावेद मंसूरी जुड़ रहे हैं। जावेद, 1 साल से ऊपर हो गया, अब ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब ये आंदोलन वापस ले लिया जाएगा और किसान लौटने वाले हैं। देखिए अब औपचारिक ऐलान ही बाकी बचा है आनंद, क्योंकि सरकार की तरफ से औपचारिक चिट्ठी जो लंबित मांगों को लेकर थी वो मिल गई है आज सुबह। उसी को लेकर अभी एसकेएम की बैठक चल रही है, और संभव है कि आज ही ऐलान कर दिया जाए, और हो सकता है कि एक तारीख का ऐलान किया जाए कि उस तारीख से ये किसान निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अब कुछ किसानों ने अपने तंबू हटाना शुरू कर दिया है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। जब एसकेएम ये औपचारिक ऐलान करेगा कब वो आंदोलन पूरी तरह से वापस ले रहे हैं। जी, तो क्या वहां पर सिंगू बॉर्डर पर एसकेएम की मीटिंग शुरू हो गई है, संयुक्त किसान मोर्चा की? देखिए अभी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई है, जिसमें जो चिट्ठी सरकार की तरफ से मिली है उस चिट्ठी को उस बैठक में रखा जाएगा, और उसके बाद चर्चा होगी, और संभवतः आदेश जारी कर दिया जाएगा एसकेएम की तरफ से कि आंदोलन कब वापस लिया जाए। हालांकि औपचारिक रूप से बैठक से पहले किसी भी किसान नेता ने आंदोलन वापसी पर कुछ भी नहीं बोला है, वो इस सवाल से बचते हुए नजर आए हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर में बैठक के बाद हो सकता है कि घोषणा हो जाए कि आंदोलन वापस कब लिया जाए। राकेश टिकैत की तरफ से बयान आया था जावेद कि उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सरकार की तरफ से चिट्ठी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि सारे किसान नेता एक साथ बैठकर संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा, और फिर विड्रॉल पर बात जो है उसके बारे में ऐलान किया जाएगा। लेकिन संकेत ये दे दिए गए थे कि अब आंदोलन वापसी होगी और किसानों की घर वापसी भी होगी। जिस तरह से ये जो चित्र आ रहे हैं, इससे तो अमूमन यही लग रहा है कि ज्यादातर संगठनों ने इशारा कर दिया है अपने अपने खेमों में कि आप अब तंबू हटा लीजिए।
देखिए बिल्कुल बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, क्योंकि कल जो सरकार की तरफ से रिवाइज ड्राफ्ट आया था उस पर सभी जो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं, सभी किसान संगठन हैं, उन्होंने अपनी सहमति जता दी थी। उसके बाद उसे सरकार को भेजा गया और आज सुबह औपचारिक चिट्ठी सरकार की तरफ से मिली है। तो बस औपचारिकता बाकी है, जब ये घोषणा की जाएगी कि आंदोलन वापस लिया जा रहा है। हो सकता है कि कोई तारीख का ऐलान किया जाए कि उस दिन आंदोलन वापस लिया जाएगा। क्या ये फैसला आज अभी सुनाया जा सकता है थोड़ी देर में, या आज शाम से ही इनकी वापसी शुरू हो सकती है? क्या आपको लगता है कि 1-2 दिन और टलेगा? क्योंकि ये फैसला 2 दिन पहले होना चाहिए था, पर किसान संगठनों ने जावेद ये कहा था कि उन्हें सरकार की तरफ से औपचारिक लेटर चाहिए, एक सफेद कागज पर नहीं। देखिए बिल्कुल, अब जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, ये अब बैठक हो रही है, जो चिट्ठी सरकार की तरफ से मिली है उस पर चर्चा होगी और संभवतः आज ही ऐलान कर दिया जाएगा कि किस तारीख से किसान हटना शुरू हो जाएंगे। बस ये महज औपचारिकता बची है आनंद, और अभी वही संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर बैठक चल रही है और उसी में ये फैसला लिया जाना है। जी धन्यवाद जावेद आपके अपडेट के लिए। एक बार फिर लौटते हैं उस हादसे पर जिसकी वजह से पूरा देश शौक में है और कई सारे सवाल रह जाते हैं। अब जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर किसी की निगाह 2 चीज़ों पर है। एक, जब पार्थिव शरीर वापस लाए जाएंगे दिल्ली, और फिर जब अंतिम संस्कार होगा जनरल बिपिन रावत का और मधुलिका रावत जी का। उनके परिवार में 2 उनकी बेटियां हैं और बाकी जो उनके नेक्स्ट ऑफ किन हैं, उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो एक एक करके धीरे धीरे अब दिल्ली आ रहे हैं। आज शाम को करीब 6 बजे उनका पार्थिव शरीर वापस लौटेगा। और दूसरी तस्वीरें ये हैं, ये ब्लैक बॉक्स। इस ब्लैक बॉक्स के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि इस बात की पुष्टि करेगी कि हादसा हुआ क्या था। क्या ये ख़राब मौसम की वजह से था, तकनीकी खराबी की वजह से था, या एक ह्यूमन एरर की वजह से, जजमेंट एरर की वजह से ये घटना घटी है। जो लास्ट पॉसिबिलिटी है वो लीस्ट पॉसिबिलिटी है। तकनीकी खराबी यानी कि इंजन फेलियर या कोई प्रॉब्लम, या फिर मौसम की वजह से अचानक मौसम का ख़राब होना। ये 2 वजहें होती हैं, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पर माहौल था, आप देख सकते हैं बादल थे और वो हेलीकॉप्टर बादलों में छुपता हुआ दिखता है और फिर अचानक से ज़ोर से आवाज़ आती है। के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा बता रहे थे कि उस जिस ट्रैक पे ये पर्यटक चल रहे थे वो टॉय ट्रेन का ट्रैक है और वो वहाँ वेलिंगटन शहर की तरफ चलता है। कई लोग जो हैं हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पर जा चुके हैं और कहते हैं कि इतना भी दूबर नहीं है। ओपन एक गोल्फ कोर्स पर इसकी लैंडिंग स्ट्रिप है और जो अप्रोच है, हाँ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इतना दूबर नहीं कि एक मी-17 V5 चॉपर जो है वो अचानक से क्रैश हो जाए। लेकिन जिस स्पीड पे ये हेलीकॉप्टर चल रहा था, और कुछ जो आई विटनेसेस जो कहते हैं, कोमोडोर जे सिंह, कि ये बहुत नीचे, बहुत लो एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था, भले ही उसके अप्रोच में, और जो कि अनयूजुअल है। तो इस पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जनरल बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। वो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बात कर रहे थे। जिस तरह से अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों ने अपने थिएटर कमांड्स बना लिए थे, वो भारत में भी उसकी पोस्ट को पुश कर रहे थे और रेजिस्टेंस के बावजूद रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। देखिए आनंद, मैं पहले जो आपने अभी कह रहा, आपने जो बोला है और जो तस्वीरें दिखाई हैं, अभी मैं अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं। पहले एक छोटी सी बात उसके ऊपर कर दूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आप कह रहे थे कि एक तो इतना लो आ जाता है, दूसरे उसके जो पंखे हैं वो इतनी स्पीड से नहीं चल रहे थे। तो फ्लाइंग में एक कंडीशन होती है कि कभी कभी फ्लाइंग करते हुए आप, जिसको हम फ्लाइंग में कहते हैं फ्लेम आउट, जहाज फ्लेम आउट हो जाता है, रुक जाता है किसी टेक्निकल ग्लिच की तरह से, और वो अपनी हाइट को लूज करना शुरू कर देता है। और जब उसके अंदर वो पावर नहीं रहती उसको उठाने की, तो इट फॉल्स ऑन इट्स नोज। सो अभी जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसको मैं जोड़ूं, जैसे ये जहाज गिरा, हेलीकॉप्टर गिरा, और जो तस्वीरें आप दिखाते रहे हैं कि उसकी टेल बची, मगर उसकी बॉडी और उसका जो कॉकपिट थी वो पूरी तरह आग में पूरी जल गई। तो इससे पता लगता है कि वो जहाज में कोई ऐसे, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं वेदर को भी पूरा अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया है, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट भी आज कहा है कि जो लो लाइंग क्लाउड्स होते हैं पहाड़ों के अंदर और फॉग होती है, इसके
जो पिक्चर होती है ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट और रेडार पकड़ में नहीं ले सकता, क्योंकि आपने भी कभी देखा होगा कि जब हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आप फॉग में हैं जहाँ क्लाउड में है, आप पता नहीं कर सकते, आप जो योर आईज कैन नॉट डिसर्न इट। सो वो बात को साइड पे रखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई टेक्निक ग्लिच से पायलट उसको कंट्रोल में नहीं कर पाया और वो अपने हेड ऑन गिरा, आग लगी। पहले दो जैसे कई चैनल्स ये भी बता रही कि दो उधर धमाके हुए। पहला धमाका तो जब वो लगा, दूसरा धमाका जो उसमें पेट्रोल टैंक था उसको आग लगी, वो तो फटेगा ही फिर जी। तो लेकिन क्योंकि ये एक एडवांस हेलीकॉप्टर है और अगर पायलट कंट्रोल में होता विमान के तो शायद वो इमीडिएटली एल्टीट्यूड, क्योंकि अगर वहां कोहरा है, धुआं है, तो फिर वो हाइट ले सकता था, 8-10 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर फिर ऊपर डायरेक्ट अप्रोच लैंडिंग की भी कर सकता था, क्योंकि इसमें वो क्षमता है। तो क्या पायलट के पास इसका कंट्रोल था? और ये संपर्क जो टूटा है 12:08 ये कैसे टूट गया, इस पर भी सवाल हैं। तो बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं और आगे जाके क्या होगा, सीडीएस की भूमिका अब आगे कौन निभाएंगे और फिर इस विजन को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन फिलहाल मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट्स का और दर्शकों का कि अखाड़ा में आप जुड़े। अखाड़ा में वक्त हो चला है आपको नमस्ते कहने का। खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर, बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त मैं मौजूद हूं कामराज रोड पर। एक सेनापति, एक शूरवीर, एक योद्धा, एक ऐसी शख्सियत जिसने 4 दशक से ज्यादा वक्त तक सेना का साथ दिया, सेना का न सिर्फ मनोबल बढ़ाया बल्कि ऐसा सर्वोच्च स्थान हासिल किया। जिस शख्स ने इतना कुछ किया वो ऐसे वक्त में हम सबको छोड़कर चला गया जब बहुत सारी चीजें उसके जरिए सामने आने वाली थी। मैं कामराज रोड पर मौजूद हूं और मेरे सीधे दाएं हाथ के उस तरफ आप देखेंगे तो ये वो उस शख्सियत सीडीएस बिपिन रावत का घर है जो इस बस के पास होने की बात आप देखेंगे, जहां पर मातम पसरा हुआ है। सुबह से ही यहां पर लोगों के आने जाने का सिलसिला, खास तौर पर परिवार के लोगों के आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। कल हमने देखा किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए पहुंचे थे। तब तक ये नहीं पता था कि आखिर उनकी हालत कैसी है, लेकिन लगातार उनका पहुंचना चिंताएं बढ़ा रहा था। और उसके बाद हमने देखा कि सेना अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे, मुकुंद साहब, नरवणे साहब। लेकिन उसके बाद जब शाम के वक्त 6 बजे और वो खबर आई जिसका इंतजार किसी को नहीं था, बिपिन रावत हम सबको छोड़कर चले गए थे। एक कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ मी-17 और उस हादसे के बाद लगातार उम्मीदें थी कि सभी के सभी लोग सुरक्षित थे, लेकिन उसमें सवार 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी। तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ उनके घर के बाहर की, जहां पर जानकारी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचने वाले हैं। यहाँ सुबह से ही देखिए लगातार ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए व्यवस्थाएं की गई है और बैरिकेड लगाए गए हैं। और ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, ये बस गुजरती हुई जा रही है, ये जो पूरा रास्ता है ये संसद भवन की तरफ जाता है और राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है। और दूसरी ओर का जो रास्ता जा रहा है वो 7 RCR की तरफ जा रहा है। ये वो रोड है जो अमूमन शांत रहती है, लेकिन आज ऐसा मौका है, आज इतनी बड़ी धूप की घड़ी है कि यहाँ पर भी ट्रैफिक उस रफ्तार से नहीं चल पा रहा जिस रफ्तार से अमूमन चलता है। कामराज रोड ये वो जगह जहाँ पर बिपिन रावत का घर है। एक बार फिर से दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए ये बैरिकेड लगाया गया है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी है, फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि अगर किसी भी तरह की मूवमेंट में दिक्कत आती है तो उसे रोका जा सके। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर वो कि कब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा। कहा जा रहा है कि शाम तक उनका पार्थिव शरीर आएगा, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा या फिर कहाँ रखा जाएगा, तमाम जानकारी आनी बाकी है। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, आप विजय चौक पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री ने आज बयान दिया, लेकिन विपक्ष उनके बयान को लेकर काफी नाखुश नजर आ रहा है। जरा डिटेल्स बताइए इस बारे में।
बिल्कुल प्रीति, मैं इस वक्त विजय चौक में मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे संसद भवन भी है। कुछ देर पहले यहाँ की कार्रवाई भी हमने दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर, जो कल हुई हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर, एक पूरा स्टेटमेंट दिया। एक सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने समझाया कि कल आखिर क्या कुछ हुआ था। 11:48 के आसपास उनका Mi-17 हेलीकॉप्टर जो है उसने उड़ान भरी थी CDS बिपिन रावत की, जिसमें उनके साथ साथ 13 और लोग भी शामिल थे। खुद उनकी पत्नी भी उस दौरान उनके साथ मौजूद थी। और ठीक 12:08 के आसपास वो प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके बाद सबसे पहले वहां पर जो आसपास के स्थानीय लोग हैं, जो क्रैश जहां पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उस घटनास्थल पर वो पहुंचते हैं, वो जानकारी देते हैं। उसके बाद तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जाता है। तो उसको लेकर आज उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से एक जानकारी जरूर दी है। साथ साथ श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई CDS जनरल बिपिन रावत को, और जो जवान शहीद हुए उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लेकिन यहाँ पर राजनीति भी अब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि हमने भी समय मांगा था लेकिन हमको श्रद्धांजलि देने का वक्त नहीं दिया गया। लेकिन ये वक्त ऐसा है प्रीति कि इस वक्त में, क्योंकि पूरे के पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ी हुई है, भारत ने अपने पहले CDS को खोया है, तो ये वक्त ऐसा नहीं है कि राजनीति ऐसे वक्त पर होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल संसद से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर लगातार विपक्ष की ओर से अब राजनीति हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक जवान, अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो जानकारी दी थी संसद में सुबह, तो उन्होंने ये भी कहा था कि एक जवान अभी भी है जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम में उनको रखा गया है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अभी भी वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं अस्पताल में, और पार्थिव शरीर भी आज लाया जाएगा CDS लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर मौजूद है। शिवानी, मैं आपके पास आऊंगी। ये तस्वीरें एक बार फिर से मैं दिखाना चाहती हूँ बिपिन रावत के घर के बाहर, जहां पर सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा है। और इस बीच ये तस्वीरें लगातार दिखाते दिखाते ये बताना चाहूंगी कि 4 दशक से ज्यादा वक्त तक सेना को अपनी सेवाएं बिपिन रावत ने दी है, और इन सेवाओं को देते देते उन्होंने वो बहुत कुछ किया जिसके जरिए आने वाले इतिहास के पन्नों में उनका नाम न सिर्फ दर्ज किया जाएगा, बल्कि ये समझा जाएगा कि अगर वो और समय तक रहते। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये श्रद्धांजलि देते हुए एक आप देखिए लगातार उनकी पत्नी और उनकी ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये जैसे ही बस क्रॉस होगी आप वो तस्वीरें देखेंगे। जनरल बिपिन रावत की फोटो है और उनकी पत्नी की फोटो है, और कुछ लोग श्रद्धांजलि देते हुए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के वेलिंगटन में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, और वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरह से उनके घर के बाहर भी श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ लोग पहुंचे हैं, और बिपिन रावत जी अमर रहे के नारे लगाते हुए ये तमाम युवाओं के बारे में लगातार ये कहा जा रहा था कि बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए उनके सेमिनार्स हुआ करते थे, और खास तौर पर जो युवा थे जो सेना से जुड़ना चाहते थे उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती थी जब बिपिन रावत उनके बीच सेमिनार में शामिल होते थे। लेकिन अब बिपिन रावत उन तमाम सेमिनार का हिस्सा कभी नहीं बन पाएंगे। जो उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग से सिर्फ वही उन युवाओं को देखने को मिलेंगी जो सेना से जुड़ा रहना चाहते हैं, या फिर कभी चाहते हैं कि वो बिपिन रावत से मिलते, वो कैसे थे, वो कैसे अपने काम को करते थे। एक ऐसी शख्सियत जिसने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, म्यांमार का सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा जो प्लान था वो उनकी निगहबानी में हुआ। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए वो लगातार कह रहे हैं कि बिपिन रावत अमर रहें। लगातार फूल के जरिए उनकी इस पूरी इस तस्वीर को सुसज्जित किया गया है। श्रद्धांजलि देने का अपना तरीका, और उनके घर के बाहर से ये युवा निकलते हुए और इस पोस्टर के जरिए बताना चाहते हैं कि उनकी जो मौजूदगी थी वो कितनी ज्यादा अहम थी, और ऐसे वक्त में वो छोड़कर चले गए हैं। एक ऐसा पद जिसके लिए खास तौर पर उन्हें पहली बार चुना गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस पद की अहमियत और बिपिन रावत की अहमियत क्या थी। ऐसा पद जिसके जरिए तीनों सेनाओं के जरिए एक कोऑर्डिनेशन रखा जाता था, उस कोऑर्डिनेशन के लिए उन्हें सबसे ज्यादा सराहा गया, सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिला। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे बहुत सारे काम थे जो सेना के जरिए वो कर रहे थे, उनकी प्लानिंग में थे। अब उन तमाम बातों को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर वो कौन करेगा, ये सबसे अहम है। तो कुन्नूर के पास CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक हादसे के पीछे मौसम विभाग
या मौसम एक बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट के आसपास मौसम में अचानक बदलाव आता रहता है, जिससे विजिबिलिटी 5 मीटर तक पहुंच जाती है और यही विजिबिलिटी कम होते ही खतरा ज्यादा बढ़ता है। ऊंचे नीचे पहाड़ घातक हो जाते हैं, ना पेड़ नजर आता है ना ही पहाड़, और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि सीडीएस का हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ रहा था, पेड़ों से टकराने के चलते हादसे का शक है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ये देखिए एनिमेशन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ी दुर्घटना, ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत सहित 14 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोगों की मौत हो गई है। 14 लोग कुल सवार थे इसी हेलीकॉप्टर में, जो कि बेहद ताकतवर, सेफेस्ट और विशालकाय हेलीकॉप्टर माना जाता है। लेकिन इसी हेलीकॉप्टर में इन 13 लोगों की मौत हुई है और अभी फिलहाल कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे सभी के पार्थिव शरीर। कल सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि शुरुआती तौर पर अंदेशा यही है कि विजिबिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका आप देख सकते हैं, जहां पर ये हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा था। और जब पहुंचने का समय आया तो 5 मिनट पहले ही ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। बिपिन रावत को लेकर लगातार अलग अलग जगहों पर शोक सभाएं भी चल रही हैं, वो तस्वीर भी आप लोगों को दिखाना जरूरी है। लेकिन इस पूरे हादसे में बिपिन रावत के साथ साथ उन तमाम सेना के जो जवान थे, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है और उनके बारे में भी यहाँ पर जिक्र बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिनकी वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एंटनी जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो एंटनी साहब, आपको आवाज पहुंच रही है? हेलो एंटनी जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो एक एंटनी जी, आपको आवाज आ रही है? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान आज हम सब ने सुना, जिसका इंतजार हमें कल से था, उस पर विपक्ष का हंगामा क्या ऐसे मौके पर जायज है? No, it was not hangama. That is a communication gap, because opposition leader Khargeji wants to join with the defense minister to say that their house condoled the death of our brave. Their opposition wants to join the government, then their house unanimously would like to express the condolence on the family. एक एंटनी जी, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो सर हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। I can speak English. लग रहा है उनसे फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं दोबारा उनसे जुड़ूंगी और उनसे कहूंगी कि वो अपनी बात को जरूर रखें। लेकिन रक्षा मंत्री ने आज बयान दिया और सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरह से 12:10 के आसपास, देखिए उसके साथ साथ ये मैं घटनाक्रम बताऊं, ये तस्वीरें देखिए, और लगातार ये तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वो जगह है जहां पर एक ऐसी शख्सियत जिसे शूरवीर योद्धा और तमाम तरह के सम्मान से सुसज्जित किया जाता रहा है, उनके जीवित रहते हुए भी और उनके निधन की खबर आने के बाद भी। और ये देखिए किस तरह से ट्रैफिक पर बहुत ज्यादा असर यहाँ पर पड़ रहा है, और इस ट्रैफिक पर असर पड़ने की वजह साफ ये है कि अब यहाँ पर लगातार जो लोग हैं परिवार के वहां पर पहुंच रहे हैं बिपिन रावत के घर पर। उनकी बेटी अंदर मौजूद है, एक बेटी मौजूद है, एक अभी घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर रहती है, और इस वजह से यहाँ पर परिवार के सदस्य पहुंच रहे हैं सांत्वना देने के लिए। लेकिन इस बीच जो जानकारी अहम और हो जाती है वो ये कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद शाम को कहा जा रहा है कि पार्थिव शरीर उनका दिल्ली पहुंचेगा। उसके बाद अंतिम क्रिया को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा उस पर लगातार निगाहें हैं। सीडीएस जनरल रावत के गांव की जो ग्राम सभा है बिरमौली खाल, उस वक्त यहीं पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर शोक सभा का आयोजन आज किया गया है। ये वो जगह है जब यहाँ पर पिछली बार जनरल रावत आए थे तो तमाम गांव वालों के साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचाई थी, और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शोक सभा रखी गई है। जो तमाम लोग आ रहे हैं वो फूल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, मालाएँ चढ़ा रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ आप जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं।
लोग लगातार आके उनके बारे में अपने जो एक्सपीरियंसेस रहे वो भी बता रहे हैं। यहाँ से पूर्व विधायक जो हैं वो फिलहाल श्रद्धांजलि देते हुए दिख रहे हैं। ना सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि भारत को बहुत बड़ी क्षति जनरल रावत के जाने से हुई है। आपका किस तरीके का, क्या कभी उनसे कभी बातचीत हुई या कभी गांव के विकास को लेकर किसी तरीके की कोई बात? निश्चित रूप से बहुत दुख की घड़ी है हम सब लोगों के लिए, और खासकर उनकी जन्मस्थली है ये बिरमोली ग्राम सभा, छोटा सा गांव है उनका सैन। पूरा प्रदेश और पूरा देश दुख की घड़ी में है। और उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस वक्त जिस तरह से लगातार जानकारियां मिल रही थी कि जिंदगी और मौत के बीच वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जानकारी ये लग रही है, जो जानकारी हमारे तक आ रही है कि वो इस जंग को हार रहे हैं। और इस जंग को हारने के बाद परिवार के भीतर इस वक्त लगातार जो चिंताएं हैं वो बरकरार हैं कि किसी तरह एक मौका तो मिले, किसी तरह एक वजह, एक उम्मीद की किरण तो मिले कि उनकी जान बच जाए, क्योंकि वो इकलौते ऐसे शख्सियत होंगे जो इतने बड़े हेलीकॉप्टर क्रैश में बच गए हैं। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, जो लगातार देखिए जिस तरह से वो युवा आए, उनकी तस्वीर को लेकर वहां पर बिपिन रावत के, और उसके बाद लगातार नारेबाजी जारी है। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जो लड़ाई झूल रहे थे, उसमें जानकारी मिल रही है कि शायद उस लड़ाई को वो हारते हुए दिख रहे हैं। परिवार वाले लगातार परेशान हैं और उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि अब वो अगर इतना कुछ लड़कर आ गए हैं तो शायद उनकी जान बच जाए। हम इस वक्त आगरा में हैं, जहां पर पृथ्वीराज सिंह चौहान का घर है। वो विंग कमांडर थे जो तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी भी मौत हुई है। और यहां पर इस आगरा की सरवन नगरी जो गली है वहां पर वो रहते हैं। और चौहान निकेतन जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये पूरा उनका घर है। कई सालों से इस घर में वो यहाँ पर रहा करते थे। उसके बाद पढ़ाई के लिए बाहर निकले, लेकिन आज यहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठा है, क्योंकि जब से टीवी पर परिवार ने हादसे की जानकारी परिवार को मिली, उसके बाद यहाँ पर लोगों का जमावड़ा होना शुरू है। ये गली सीधे इनके घर की तरफ जाती है और घर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, क्योंकि कोई भी नहीं सोच सकता था कि परिवार का लाल विंग कमांडर पृथ्वी अब नहीं रहा। क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह से तमिलनाडु में तकरीबन 12:30 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और CDS समेत तकरीबन 13 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई थी, उसके बाद से परिवार जो है यहाँ पर है, परिवार के लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि मातम पसरा हुआ है। अभी तक जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है, क्योंकि तमिलनाडु से पहले पालम एयरपोर्ट दिल्ली पहुँचेगा, उसके बाद आगरा की तरफ उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ, उसके बाद से परिवार समेत आसपास के लोग, रिश्तेदार सभी सदमे में हैं और अब यहाँ पर पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि घर के आसपास पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग एक कमरे में जमा हुए हैं और हर कोई उनके परिवार को ढांढस बना रहा है। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का परिवार भी सदमे में है। जब से टीवी पर ये खबर सुनी, उसके बाद से ही परिवार में मातम पसरा है, क्योंकि विंग कमांडर बहुत बहादुर थे। उनके पिताजी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत बड़ी दुख की घड़ी आपके परिवार पर बीती है। आखिरी बार बातचीत कब हुई थी आपकी? 2 दिन पहले बात हुई थी। अच्छा, तो क्या घर आने की बात हुई थी? उसमें कुछ ऐसा कि अब आऊँगा? जनवरी में कहा नहीं खत्म। अच्छा, उनके परिवार में उनकी पत्नी यहाँ पर रह रही थी या? 9 महीने साथ में थी कॉम्बेटपुर में। अच्छा, क्योंकि एक ऐसा हादसा हुआ है, आप भी, क्योंकि शब्द आपके पास भी नहीं, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी, क्योंकि ये एक ऐसा दुख है। अब अभी किसी अधिकारी से आपका फ़ोन में कोई वार्तालाप हुई अभी तक? कोई अभी तक कॉल नहीं आया? कोई नहीं। कोई ऐसी जानकारी भी नहीं मिली कि पार्थिव शरीर कब तक पहुंचेगा? नहीं, ऐसी कोई जानकारी। तो बाकी साथी थे सेना के, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पर लगातार सबकी निगाहें हैं कि वो किसी तरह बच जाएं। तो आखिरी बार क्या हुआ था, कम से कम वो तो पता चल पाए। हालांकि साथ ही साथ ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, उससे भी तमाम डिटेलिंग की जा रही है। एक बार फिर से बिपिन रावत
उनके घर के बाहर हम खड़े हुए हैं, ये तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और लगातार सुबह से वहां पर परिवार के लोग पहुंच रहे हैं, घर के अंदर परिवार के बाकी सदस्य मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए लगातार जो ट्रैफिक की आवाजाही है उसे कोशिश की जा रही है कि किसी तरह स्मूथ रखा जाए। हालांकि बीच बीच में ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो जरूर हो जा रहा है, लेकिन साथ ही एक ऐसी शख्सियत जो जब तक जिए तब तक सेना के लिए काम किया। और जैसे मैं लगातार बता रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, गलवान में भारत बलवान कैसे साबित हुआ और कैसे भारत तीनों से उन्हीं के जरिए पहली बार ऐसा कहा गया कि 2.5 मोर्चों पर भारत लड़ रहा है। पाकिस्तान से लड़ रहा है, चीन से लड़ रहा है और भीतर घातियों से भी लड़ रहा है। और साथ ही उनकी इसी बेबाकी के कई लोग कायल भी रहे।